वो शीशे में खुद को हर एंगल से देखने के बाद अब खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। परफ्यूम की बोतल रखने के बाद उसने हेयर ब्रश उठाया और बालों में चलाना शुरू कर दिया। तैयार होने के साथ साथ वो कोई रोमांटिक सा गाना भी गुनगुना रही थी। उसके पीछे बेड पर बैठी अंशिका काफ़ी देर से अपनी बड़ी बहन अनु को देख रही थी। उसकी इतनी तैयारी किस लिए थी वो अच्छे से जानती थी। विक्रम से मिलने जा रही हो, अंशिका ने उसे छेड़ा तो वो उसे घूर कर रह गई। अंशिका ने डरने की एक्टिंग की तो अनु एकदम जोर से हंस पड़ी। हाँ, विक्रम के साथ डेट पर जा रही हूँ और तुम ये घर पर पड़ी पड़ी बोर होती रहती हो। तुम भी घर से बाहर निकला करो, दोस्त बनाओ, उनसे मिलो, पार्टी शार्टी किया करो यार। उसने मेकअप को आखिरी टच दिया और उसका गाल प्यार से थपथपाकर अपना बैग संभालती कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अंशिका भी कमरे से बाहर आ गई। अनु जा चुकी थी, लेकिन उसकी हील की टिक टिक अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके पापा मीटिंग में बिजी थे और अब तो अनु भी चली गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। इन दोनों की बिजी जिंदगी में अंशिका दूर दूर तक कहीं नहीं थी। अंशिका और अनु मशहूर पॉलिटिकल संजीव मेहरा की बेटियां थीं। उनकी पत्नी अंशिका की पैदाइश पर ही इस दुनिया से चली गई थी। अंशिका घर के नौकरों के रहमो करम पर पली बड़ी थी। उसे ज़्यादातर बोर्डिंग में रखा गया, फिर अच्छी पढ़ाई के लिए दूसरे देश भेज दिया गया। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से लौटी थी। वो एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी, काफ़ी कमज़ोर दिल की मालिक, मोहब्बत की प्यासी, रिश्तों और अपनों के प्यार को तरसती हुई। जबकि अनु, उसकी बड़ी बहन, एक खुदगर्ज लड़की थी। उसे किसी से ज़्यादा लगाव नहीं था। वो खुद को हर वक्त सबसे ऊपर रखने वाली थी। हाल ही में उसका एक लड़के से ब्रेकअप हुआ था, लेकिन उसने उसे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अब उसकी नज़रें करम विक्रम राणा पर थीं, जो सियासत में एक बड़ा नाम रखता था और जिसके साथ वो आज डेट पर गई हुई थी। अंशिका का मूड खराब था। कहने को ये घर था, मगर यहाँ घर वाले ही नहीं थे। वो उठी, गाड़ी की चाबी उठाई और ड्राइवर के लाख कहने के बावजूद बिना किसी सिक्योरिटी के गाड़ी लेकर निकल गई। उसे सख्ती से समझाया गया था कि वो बिना गार्ड के बाहर ना निकले, मगर वो फिलहाल तन्हाई चाहती थी, सुकून चाहती थी। उसने गाड़ी समंदर के किनारे लाकर रोक दी। नंगे पांव समंदर किनारे चलते हुए वो अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस कर रही थी। समंदर की लहरें उसके पैरों को छूकर वापस चली जाती। समंदर का शोर उसके अंदर का शोर खत्म कर रहा था। तेज हवा उसके खूबसूरत बाल उड़ा रही थी। सफ़ेद कपड़ों में भी इस चांदनी रात का हिस्सा मालूम होती थी। दूर फासले पर छोटी सी चट्टान बनी हुई थी, जिस पर कबीर बड़ी लापरवाही से बैठा समंदर में कंकड़ फेंक रहा था। उसके कानों में हवा की सनसनाहट भरी हुई थी। गीली रेत पर कदमों के निशान छोड़ती हुई वो बिल्कुल उसके सामने से गुजरी। कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने उसे अकेला देखा तो आवाज़ें कसने लगे। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी डरी जरूर थी। इसीलिए आगे जाने की बजाय वहीं खड़ी होकर उसने मुंह समंदर की तरफ कर लिया। हवा उसके सफ़ेद आंचल को लहरा रही थी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रों का जाविया बदल लिया। अंशिका की खामोशी उन लड़कों के लिए हौसले का काम कर चुकी थी। अब वे लड़के गुनगुनाते हुए उसके करीब आ चुके थे। अरे, अकेली हो? लगता है बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। बेचारी, उनमें से एक आगे बढ़कर बोला। दूसरा आंख मारते हुए अफसोस की अदाकारी करने लगा। वो सहमकर 2 कदम दूर हुई। कोई बात नहीं मैडम, हम हैं ना, हम तुम्हारी तन्हाई दूर करेंगे। वो लड़का बेहूदगी से कहता हुआ उसका दुपट्टा थामकर सूंघने लगा। दूर रहो मुझसे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, वो रुहासी होकर बोली। उसकी मासूमियत पर भी लड़के कमीनी सी हंसी हंसने लगे। लेकिन हम तो ऐसे ही हैं हमारी जान, वो लड़का कहता हुआ दुपट्टा छोड़कर उसका हाथ पकड़ चुका था और अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसकी चीख पर कबीर का कंकड़ फेंकता हुआ हाथ हवा में ही कुछ पल के लिए थम गया। फिर उसने कंकड़ मुट्ठी में भींच लिया। उसके चेहरे के हाव भाव खतरनाक हद तक बदल चुके थे, जबड़े बुरी तरह भींचे हुए थे। उसने चट्टान से छलांग लगाई और एक ही झटके में उन तक पहुंच गया। उसने कॉलर पकड़कर उस लड़के को पीछे खींचा और एक ऐसा जोरदार घूंसा जड़ा कि उसके बाकी साथी डर के मारे वहां से रफू चक्कर हो गए। कबीर ने उस लड़के की अच्छी तरह मरम्मत कर दी। अंशिका अभी भी डरी हुई थी। वो हाथ झाड़ता हुआ उसकी तरफ आया। जब मामले संभालना नहीं आते तो घर से बाहर मत निकला करो, और अगर ज़्यादा ही शौक है तो अपने घर वालों से कहकर कोई बॉडीगार्ड रखवा लो। वो गहरी संजीदगी से बोला। उसके हाथ से खून बह रहा था। ये जख्म उसे लड़ाई के वक्त आया था। वो कंधे उचकाकर वहां से चल पड़ा। अंशिका ने जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़ा और उसके पीछे भागी। वो मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था।
उसे पीछे देखकर वो उलझी नज़रों से अपनी आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। आपको चोट लगी है? खून बह रहा है, प्लीज अपना हाथ दिखाइए, अंशिका ने फिक्रमंदी से कहा। उसके हाथ में दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा था। कबीर के माथे पर बल पड़ गए। मैडम, आपको मेरी फिक्र में दुबला होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है आप इस वक्त घर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको देखकर दोबारा कोई बदतमीजी करने लग जाए। आप अकेली हैं और सैर सपाटे के लिए जगह भी खूब चुनी है आपने। कोई और जगह नहीं मिली आपको? वो तंज करने लगा। अंशिका ने घूरकर उसे देखा और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर पट्टी करने लगी। आपकी फिक्र मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि आपने मेरी इज्जत बचाई है। दूसरा, ये जख्म आपको मेरी वजह से आया है। तीसरा, मेरा दिल बहुत नरम है, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपकी पट्टी हो गई है, अब मैं सुकून से घर जाऊंगी। और एक बात, मैं यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं आई थी बल्कि सुकून हासिल करने आई थी। अपने अंदर का शोर कम करने के लिए इस जगह को चुना था। कबीर ने घूर कर उस लड़की को देखा जिसकी जबान फर फर चल रही थी। वैसे आपका नाम क्या है? वो जाते जाते मुड़कर पूछने लगी। आपने अचार डालना है मेरे नाम का? उसने तंज किया। अंशिका बुरा मान गई, फिर खुद ही बोली, वैसे मेरा नाम अंशिका है। मैं हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से लौटी हूँ और आजकल फ्री हूँ। कुछ करने को है नहीं, घर में बोर होती रहती हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? कबीर ने शक भरी नज़रों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ देर पहले उन लड़कों ने भी आपको दोस्ती की ऑफर की थी। कबीर ने फिर तंज किया। वो तो बदमाश लड़के थे, उसने नाक चढ़ाई। और मेरे पास जैसे शरीफ होने का सर्टिफिकेट है जो मेरे माथे पर लगा है, उसने तिरछे अंदाज में कहा। अजीब लड़की थी, चिपक ही गई थी। कमाल की बात तो ये थी कि वो खुद अब तक उसकी हर बात का जवाब दे रहा था। वो जो लड़कियों को मुंह नहीं लगाता था, एक अनजान लड़की से इतनी देर से बहस कर रहा था। उसकी बात पर अंशिका के होठों को मुस्कुराहट ने छू लिया। आप काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं, बहुत मज़े की बातें करते हैं। अपना फ़ोन नंबर दीजिए, हम कॉल पर बात करेंगे। अंशिका ज़्यादातर विदेश में रहकर आई थी, वहाँ लोग यूं ही चलते फिरते दोस्ती कर लेते थे। लंदन में उसने भी ऐसे ही काफ़ी दोस्त बनाए हुए थे। यहाँ भी उसने उस लड़के के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वो नहीं जानती थी कि लंदन और हिंदुस्तान के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हथेली पर नंबर लिखने का इशारा किया। कबीर उसकी मदद करके पछताया। उसने मोटरसाइकिल को किक मारी और अपनी बाइक दौड़ाता हुआ वहां से निकल गया। अंशिका हक्का बक्का रह गई। वो कुछ दूर तक उसके पीछे भागी, फिर सांस बहाल करने के लिए रुक गई। चीटर इंसान, वो धीरे से बड़बड़ाई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। अनु रात भर घर नहीं आई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो और उसके पापा संजीव जी बैठे हुए थे। वो मोबाइल पर बिजी थे और साथ साथ चाय का मजा उठा रहे थे। अंशिका ने उन्हें देखा, कितनी बेफिक्री थी उनके चेहरे पर। बेटी रात भर घर नहीं आई थी और उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। डैडी, अनु दीदी घर नहीं आई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप प्लीज़ उन्हें फ़ोन करके पता कीजिए ना कि वो कहाँ है, उसने घबराहट और परेशानी में कहा। अंशिका, तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद करो। अनु कोई बच्ची नहीं है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है। दोस्तों के साथ होगी, जब दिल करेगा घर आ जाएगी। उन्होंने उसे बुरी तरह डांट दिया। वो प्यार मोहब्बत जैसे जज्बों से खाली इंसान थे। उनमें वो अपनापन नहीं था जिसके लिए वो तरसा करती थी। उसकी आंखें भर आईं। वो नाश्ता छोड़कर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कंधे उचका दिए। उनके पास अंशिका के चोंचले उठाने से कहीं ज़्यादा जरूरी काम थे। वो उठे और ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोलने लगे। अंशिका की नाक रोने की वजह से लाल हो रही थी। उसके दोस्त नहीं थे जिससे वो अपने दिल का हाल बयां करती। जिसकी तरफ भी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाती, वो उसके सियासी बैकग्राउंड की वजह से पीछे हट जाते। वो मिडिल क्लास लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करती, मगर वो डरकर पीछे हट जाते थे। हाई क्लास लोगों से उसे अजीब सी चिढ़ थी। वे बिल्कुल उसके बाप की तरह मतलबी और संगदिल लगते थे। ऐसे लोगों से वो न मिलती थी, न कभी दोस्ती करती थी। कभी कभी वो सोचती कि वो ऐसे हाई क्लास लोगों में पैदा ही क्यों हुई, और अगर भगवान ने उसे यहाँ पैदा कर ही दिया था तो उसका दिल अनु की तरह क्यों नहीं बनाया। वो तकिए पर सर रखे, आंखें बंद किए लेटी हुई थी। तभी उसे अचानक उस लड़के का ख्याल आया जो उसे कल समंदर किनारे मिला था। उसने ना तो अपना नाम बताया था, न पता, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी नहीं दिया था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर शायद उसने उसकी गाड़ी देखकर उसके अमीर होने का अंदाज़ा लगा लिया था और पीछे हट गया था।
मगर इस बार अंशिका का पीछे हटने का इरादा नहीं था। रात में वो फिर से गाड़ी लेकर समंदर के किनारे चली आई। उसने आसपास नज़र दौड़ाई। कबीर उसे वहीं चट्टान के ऊपर बैठा नजर आ गया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वो उसके पास चली आई। कबीर ने उसे देखा तो एकदम चौंक गया। थैंक गॉड, आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तो लगा था कि ज़िंदगी में शायद ही अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। क्या आप यहाँ रोज आते हैं? उसने अपने जज्बात बयान करते हुए अचानक सवाल किया और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि वो उसे चट्टान पर चढ़ने में मदद दे सके। कबीर ने उसके बढ़े हुए हाथ को थामकर खींचा और वो जल्दी से उसके बराबर में आकर बैठ गई। आपके घर में कोई नहीं जो आपको अकेले बाहर निकलने से मना करे, या आपका दिल घर में नहीं लगता? उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आज वो हल्की ब्लू रंग के कपड़ों में थी। बाल पीठ पर खुले पड़े थे और कुछ शरारती लटें उसके चेहरे को छू रही थीं। मेरे घर में सच में कोई नहीं है, बस मैं, मेरी बहन और मेरे डैडी हैं। उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, वो अक्सर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। मेरी बहन की दुनिया अलग है, दोस्त और पार्टियाँ, मैं इन सब में नहीं पड़ती। मुझे इन कामों से कोई मतलब नहीं। मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ, इसलिए बाहर निकलकर थोड़ा घूम फिर लेती हूँ। वो हथेली पर चेहरा टिकाए सुकून से बोली। इस तरह रात में लड़कियों का अकेले निकलना सही नहीं। जरूरी नहीं हर बार कोई बचाने आ जाए। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। कोशिश करें घर में रहें। दिल नहीं लगता या बोर हो जाती हैं तो कोई मसरूफियत ढूंढ लें, कुकिंग कर लें, पेंटिंग कर लें या फिर गार्डनिंग करके देखें। ये भी ना हो तो कोई खूबसूरत सी बिल्ली पाल लें, उससे प्यार करें, उसके साथ अपना वक्त गुजारें। उसने संजीदगी से अंशिका को समझाया। ये लड़की वाकई बहुत मासूम थी, प्यार को तरसी हुई। जब घर के लोग प्यार न दें तो ऐसी लड़कियां बाहर प्यार तलाश करती हैं। कबीर को यही अंदाजा हुआ। उसे लगा कि वो साफ दिल की सेंसिटिव लड़की है और वो नहीं चाहता था कि बाहर की दुनिया प्यार मोहब्बत के नाम पर उसके साफ दिल को मैला कर दे। प्यार करने के लिए इंसानों का अकाल तो नहीं पड़ गया जो मैं जानवरों को पाल लूँ? वो बुरा मान गई। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कबीर ने उसे देखा। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानवर से प्यार करो या इंसान से। कहते हुए वो हाथ झाड़कर नीचे उतर आया। अंशिका भी सावधानी से नीचे उतरी। तो फिर दोस्ती पक्की? उसने हाथ आगे बढ़ाया। क्या मतलब? कबीर ने नासमझी से उसे देखा। अभी तो आपने कहा ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों वो लड़की उसके पीछे ही पड़ गई थी। वो नहीं चाहता था कि वो गलत राह पर चले या फिर किसी गलत हाथों में पड़ जाए, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि वो दोबारा मिले, और इसी मगर के आगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, थककर उसने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। फिर अपना नंबर दें, मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो कॉल करूँगी। कबीर ने उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया। आपका नाम कबीर है? उसने पूछा तो कबीर ने सिर हाँ में हिला दिया। अंशिका कबीर, कितना कितना प्यारा लग रहा है। अंशिका नाम के साथ कबीर जोड़कर वो धीरे से बोली और मुस्कुरा दी। न जाने कैसी कशिश थी, कबीर से नजरें हटने से इनकार कर रही थीं और कबीर को भी अंशिका की निगाहें साफ महसूस हो रही थीं। दोस्ती की है, दोस्ती तक ही रहिएगा, इससे आगे कदम बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, वो सख्ती से बोला। अंशिका ने उसकी बात मानो हवा में उड़ा दी। अगर बढ़ गई तो क्या करेंगे? उसने साथ चलते हुए मजाक में पूछा। कबीर ने गहरी नज़रों से अंशिका को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसी लड़की किस मर्द का ख्वाब नहीं हो सकती थी? शादी। उसने संजीदगी से बस एक शब्द कहा और चेहरा समंदर की तरफ मोड़ लिया। अगले ही पल अंशिका की हंसी गूंज उठी। वो बेखुद सा उसे देखने लगा। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। कबीर ने उसे टोका और फिर भुट्टे वाले के पास रुक गया जो कोयले पर भुट्टे भून रहा था। कबीर ने 2 मकई के भुट्टे लिए, एक अंशिका को थमाया और दूसरा खुद खाने लगा। मुझसे शादी करने से डर नहीं लगेगा आपको? अंशिका ने भुट्टे से इंसाफ करते हुए हंसकर पूछा। क्यों, आप कोई चुड़ैल हैं या फिर अंडरवर्ल्ड से संबंध है आपके? उसने तंज किया तो अंशिका खिलखिला पड़ी। मेरा मतलब है कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ और यकीनन मेरे डैडी मेरी शादी अपने हमपल्ला लोगों में करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आप मुझसे शादी की ख्वाहिश रखेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरोइन का बाप अपने गुंडों से हीरो की पिटाई करवाता है। बेचारा हीरो जख्मी हालत में बेहोश हो जाता है और फिर उसे घसीट कर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। जालिम समाज। सोचिए अगर मेरे डैडी ने भी आपकी हड्डियों का सुरमा बना दिया तो? कबीर ने दिलचस्पी से उसकी पूरी बात सुनी। गरीब जरूर हूँ मैडम, मगर बुज़दिल नहीं। जो कह देता हूँ करके भी दिखाता हूँ।
फिर उसके लिए चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। वैसे अभी तो मेरा आपसे शादी का कोई इरादा नहीं, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं। भला मखमल में टाट का पैबंद कभी लगता है? हाँ, अगर कभी मामला दोस्ती की हद पार कर गया तो आपके डैडी भी आपको मेरा होने से रोक नहीं सकेंगे। अंशिका उसके दो टूक अंदाज पर डरने की एक्टिंग करने लगी। उफ, काफ़ी खतरनाक आदमी हैं आप तो, बचकर रहना पड़ेगा मुझे। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। मेरे ख्याल से अब आपको घर जाना चाहिए। कबीर ने कलाई में बंधी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। कुछ देर और रुक जाए ना, घर जाकर क्या करूँगी? डैडी और दीदी मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं। जैसे आप मुझसे बातें करते हैं, मुझे सुनते हैं, वैसे उनके पास मेरी इन बातों के लिए वक्त नहीं। अंशिका ने दिल से कहा। रात गहरी हो गई है, अब घर चलिए। मैंने नंबर दिया है ना, कॉल पर बात करेंगे। कबीर ने उसे बहलाया। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी देर तक उसके साथ रहे। आखिर वो भी मर्द था और अंशिका हसीन और जवान थी। घर आकर अंशिका ने कबीर से कॉल पर ढेर सारी बातें की। उसे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपनी पसंद नापसंद साझा की और कबीर के बारे में भी पूछा। दूर के ही मंदिर में भोर की आरती होने लगी तो कबीर एकदम से चौंक गया। अंशिका, सुबह होने वाली है। सबसे पहले मैं मंदिर जाऊंगा, फिर जॉगिंग करूंगा, उसके बाद नाश्ता भी बनाना है और फिर काम पर जाना है। अब फ़ोन बंद कर रहा हूँ। तुम भी जाकर भगवान की आरती कर लेना, मन में शांति और अच्छे दिन की कामना जरूर करना। कबीर ने कहा तो वो होंठ को चलने लगी। लेकिन मुझे आरती नहीं आती, वो शर्मिंदगी से बोल गई। कबीर को उसकी सादगी बहुत भा गई। वो चाहती तो झूठ भी कह सकती थी, मगर उसने सच कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, वीडियो देखकर आरती करना सीख लेना। कबीर ने कहकर कॉल बंद की और उसे लिंक भेजकर कमरे से बाहर चला गया। तुम कहाँ थी? अनु कल रात घर लौटी थी। नौकरों से पूछने पर उसे पता चला कि अंशिका बाहर गई हुई है। आज भी वो ये सोचकर 12 बजे उठी थी। दोस्त से मिलने चली गई थी। आपने ही तो कहा था दोस्त बनाओ, उनसे मिलो। अंशिका ने उसकी बात उसे ही लौटा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने भी बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, कहकर अनु ने खाली गिलास टेबल पर रखा और मोबाइल में बिजी हो गई। बस इतना सा ही टाइम था उसकी बहन के पास। अंशिका कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गई। कबीर ने उसे आरती करने का तरीका बताया था। वो वीडियो देखकर 3-4 दिन में ही भगवान की आरती और पूजा अर्चना करना सीख गई थी। इन दिनों उसकी कबीर से कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। वो काम के सिलसिले में कंपनी की तरफ से शहर से बाहर गया हुआ था और उसने नंबर भी बंद कर दिया था। अंशिका परेशान हो गई थी। दिन में वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। उसने कुकिंग करने की कोशिश की तो हाथ जला बैठी, जिस पर संजीव जी ने उसे खूब डांटा कि जब कुक है तो उसे किचन में जाने की क्या ज़रूरत थी। उसने पेंटिंग करने की कोशिश की, जिसके बदले उसके हाथ अलग अलग रंगों में रंग गए। अनु ने देखा तो गुस्सा करने लगी कि उसने अपने इतने प्यारे हाथों का बुरा हाल कर लिया था। फिर उसने गार्डनिंग करने की कोशिश की। अनजाने में अनु के इंडोर प्लांट्स की जगह बदलकर उसने उन्हें धूप में रख दिया। उसे पौधों के बारे में जानकारी नहीं थी। अगले दिन जब अनु ने अपने कीमती पौधे जले हुए देखे तो गुस्से से तिलमिला उठी। नौकरों से पता चला ये सब अंशिका ने किया है तो अनु ने उसकी खूब क्लास ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंशिका, क्या करती रहती हो आजकल? कभी पेंटिंग, कभी गार्डनिंग तो कभी कुछ और। कितनी बार कहा है दोस्तों से मिलो, उनके साथ बाहर जाओ और उनके साथ टाइम बिताओ, खुद को ग्रूम करो। घर के अंदर रहोगी तो दिमाग उल्टी सीधी हरकतें करने लगेगा। अनु ने उसकी तबीयत साफ कर दी और नौकरों से कहकर सारे जले हुए पौधे बाहर फेंकवा दिए। अंशिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे कबीर की आदत हो गई थी रात रात भर उससे बातें करना, कभी उसकी सुनता कभी अपनी सुनाता। अब उसके बिना ये कुछ दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। दिल बेचैन हो जाता, उसके बिना अपनी हालत समझ नहीं आती थी। उसने कबीर को न जाने कितने मैसेज किए, कई कॉल्स की, मगर उसका नंबर लगातार बंद जा रहा था। विक्रम ने अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी थी। वो अनु से कह रहा था कि अंशिका को भी पार्टी में लेकर जरूर आना। और जब उसने अंशिका से जिक्र किया तो वो साफ इनकार करने लगी, जिस पर अनु ने उसे डांट दिया और ज़बरदस्ती उसे सैलून ले जाकर उसकी ग्रूमिंग करवाई। उसके बाल अच्छे खासे लंबे थे, जिन्हें हल्का सा तराश कर नए लुक में ढाल दिया गया। फैशनेबल हेयर कट, मैनी पैडी और हल्का सा मेकअप करवाने के बाद उसमें से जैसे कोई नई अंशिका बाहर आ गई थी। उसके हुस्न को बस थोड़ी सी कोशिश ने 4 चांद लगा दिए थे।
विक्रम उसे देखकर देखता ही रह गया। वो बेहद हसीन थी। उस पल उसे अपने सिलेक्शन पर अफसोस होने लगा कि उसकी नज़र पहले इस हीरे पर क्यों नहीं पड़ी। अनु विक्रम के बाजू में बाजू डाले खड़ी थी और दूसरे हाथ से घूंट घूंट शराब गले से नीचे उतार रही थी। अंशिका को यहाँ आकर अजीब सा महसूस हो रहा था। हर तरफ रौनक थी मगर उसका दिल उदास था। आंखें कबीर को याद करके बेचैन थीं। वो एक कोने में अलग होकर सोफे पर बैठ गई। चेहरे पर छाई बेचैनी उसके हुस्न को और भी बढ़ा रही थी। उस वक्त वो बेहद बेचैनी महसूस कर रही थी। विक्रम ने उसे दूर अकेले बैठा देखा तो मौका पाकर उसके पास आ गया। स्वीटहार्ट, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? उसके बराबर में बैठते हुए बोला। अंशिका ने उसे घूर कर देखा और थोड़ा दूर हट गई। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और मुझे दोबारा ऐसे बेहुदा शब्दों से मत बुलाना। विक्रम हंस पड़ा। ये लड़की तो स्पेशल है, उसने मन में सोचा। तुम तो स्वीटहार्ट कहने से ही नाराज हो गई। अनु तो मेरे साथ खतरनाक हद तक फ्री हो चुकी है। कल रात ही उसने मेरे साथ। इससे आगे सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसके कानों की लौ तक लाल पड़ गई। लाल चेहरा लिए वो झटके से उठी और फार्म हाउस से बाहर निकलती चली गई। गम और गुस्से में पैदल चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आई थी। ऑलिव ग्रीन सिल्क टॉप और सफ़ेद रंग की प्लेन बेल बॉटम पहने वो इधर उधर से बेपरवाह रोए जा रही थी। बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा हुआ था। काले रंग की हील की टिक टिक गाड़ियों की आवाज़ में कहीं दब गई थी। पीछे से गाड़ी वाला दूर से हॉर्न दे रहा था मगर वो सुन नहीं रही थी। गाड़ी से टक्कर मार ही देती अगर दो मजबूत बाजुओं ने उसे अपने घेरे में लेकर एक तरफ ना किया होता। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे निकल गई जबकि अंशिका सुन्न दिमाग के साथ दूर जाती गाड़ी को देखती रह गई। उसका दिल बुरी तरह से धक धक कर रहा था। आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर अभी मैं नहीं बचाता तो आपकी जान चली जाती। वो कबीर था जो न जाने उस वक्त कब और कैसे वहां आ गया था। अंशिका ने उसके बाजू से खुद को छुड़ाया और उसके सीने पर दोनों हाथ जमाकर उसे दूर धकेल दिया। अच्छा होता ना, जान छूट जाती सबकी। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। मैं अगर मर भी जाऊं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको भी नहीं पड़ेगा। कितने दिनों से मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, आपका नंबर बंद है। मैंने कितने कॉल्स कितने मैसेजेस किए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ किस हाल में हूँ आपको क्या फ़िक्र। कम से कम एक मैसेज ही छोड़ देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मगर नहीं, डैडी और दीदी की तरह आप भी कठोर दिल हैं। गुलाबी पंखुड़ियाँ जैसे भीगे होंठ शिकवा कर रहे थे। आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। कबीर ने होंठ भींच लिए। क्या कर बैठी थी ये लड़की? इसी डर की वजह से वो उससे दोस्ती के हक में नहीं था। लड़कियां नाजुक मिजाज होती हैं और अंशिका तो हद से ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर दिल थी। जिस बात का डर था वही हुआ। वो उससे दिल लगा बैठी थी और अपनी हालत से बिल्कुल अनजान नहीं थी। कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने उसे गुस्से से घूर कर देखा। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे दोस्ती करो और दोस्ती के बाद उससे आगे भी निकल जाओ। मैंने तुम्हें मना किया था। मगर वो कुछ कड़वा कहते कहते रुक गया। अंशिका ने भीगी आंखों से उसे देखा। मैंने भी पूछा था कि अगर इससे आगे कदम बढ़ गए तो? उसके जवाब में आपने क्या कहा था याद है ना? भूले तो नहीं होंगे। कबीर को अच्छी तरह याद था लेकिन वो मुकर गया। मुझे नहीं याद, उसने ठंडे शब्दों में कहा और वहाँ से चला गया। सामने पान वाले की दुकान थी जहाँ वो बैठा था। उसकी मोटरसाइकिल भी वहीं खड़ी थी। उसने रोड पार किया और पान की दुकान पर बैठे आदमी से कबीर के घर का पता पूछा। मेरी बहन, मुझे उसके घर से क्या लेना देना? दुकानदार पान पर चूना और कत्था लगाते हुए झंझलाहट से बोला। वो यहाँ पीछे मोहल्ले में किराए पर रहता है। बिल्डिंग का नाम पता नहीं, वो आप खुद जाकर मालूम कर लो। पान की दुकान के पास खड़े 14-15 साल के बच्चे ने उसे परेशान देखकर रास्ता बता दिया। वो उसे थैंक्स करती हुई रिक्शे पर बैठी और उस इलाके की तरफ निकल पड़ी। इलाका बहुत बड़ा था। उसने पास की एक परचून की दुकान से कबीर के घर का पता मालूम किया। वो सामने वाली गली में पहली बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर दाहिने वाला घर है। शक भरी नज़रों से देखते हुए दुकानदार ने उसे बताया। वो आसानी से उसके घर तक पहुंच गई थी। दरवाजे पर दस्तक दी कि अगले ही पल दरवाज़ा खुला। कबीर उसे देखकर बुरी तरह चौंक गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? वो दरवाजे में खड़ा सख्ती से बोला। अंशिका ने नामे गर्दन हिला दी। हम दोस्त हैं कबीर, आप मुझसे इतने बुरे तरीके से बात क्यों करते हैं? मुझे पता चल गया है, आपने नंबर भी जानबूझकर बंद किया था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भीगे शब्दों में बोली। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ और इस दोस्ती को निभाने के हक में भी नहीं हूँ। मेहरबानी होगी आप यहाँ से चली जाएं
और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। बिना किसी भाव के बेदर्दी से कहता हुआ वो दरवाज़ा जोर से उसके मुंह पर बंद कर गया। अंशिका ने अविश्वास से बंद दरवाजे को देखा। उसे यकीन नहीं आया था कि कबीर उसके साथ ऐसा कर सकता है। कबीर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरवाज़ा खोलिए। आप मुझे इस राह पर लाकर छोड़ नहीं सकते, सुना आपने? वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए भीगे शब्दों में बोल रही थी, जबकि कबीर ने अपने कान बंद कर लिए। बहुत गलत किया तुमने। बेचारी इतनी दूर से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आई। कम से कम चाय पानी का ही पूछ लेते। छोटे से लॉन्ज में रखे लकड़ी के सोफे पर बैठे संचित ने लैपटॉप से सिर उठाकर हमदर्दी से कहा, तो कबीर ने तेज नज़रों से उसे देखा। संचित मुंह बनाकर दोबारा से स्क्रीन पर झुक गया और अपना काम पूरे मन से करने लगा। कबीर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मेरी बात तो सुनिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाहर से लगातार अंशिका की आवाज़ें आ रही थीं। कबीर ने गुस्सा दबाकर अंदर कमरे में रखा सामान उठाया और किचन का रुख किया। चूल्हा जलाया, दाल रखी हुई थी। उसका इरादा चावल उबालने का था। कबीर, आई लव यू। अंशिका की अल्फाज सुनते ही कबीर के हाथ से पानी भरी पतीली छूटकर नीचे गिर गई। वो सच में बहुत आगे निकल चुकी थी। कबीर को इसका अंदाजा नहीं था। वो डरपोक सी लड़की यूँ अचानक मुंह फाड़कर उसे आई लव यू कह देगी, वो बिल्कुल नहीं जानता था। उसका हाव भाव देखकर संचित की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसने होंठ भींचे और जाकर झटके से दरवाज़ा खोल दिया। उसे अंदर खींच लिया और जोर की आवाज़ के साथ दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे सोफे पर लाकर बिठा दिया। फिर कुर्सी घसीट कर ठीक उसके सामने बैठ गया। अंशिका इस अचानक आफत पर घबरा गई। कबीर ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाई। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रही थी आप अंग्रेजी में थोड़ी देर पहले? संचित की मौजूदगी में बोलते हुए वो एकदम से हड़बड़ा गई। वो तो जज्बात में आकर कह दिया था। अभी उसके सामने दोहराना उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। बोलो, जल्दी बोलो, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए, वो तंजिया शब्दों में बोला। तो अंशिका को शर्मिंदगी महसूस हुई। आपको शर्म आती है? ऐसे मुंह भरकर किसी भी मर्द को आई लव यू कह रही थी, उसका क्या? वो सख्त शब्दों में बोला। किसी को भी क्यों कहूँगी, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो बुरा मान गई। संचित दिलचस्पी से उन दोनों को देख रहा था। और ये वारदात कब हुई? वो लपेट लपेट कर तंज कर रहा था। मुझे क्या पता, बताकर थोड़ी होती है। वो बेपरवाही से कंधे उचका गई। संचित की हंसी छूट गई। कबीर ने गर्दन मोड़कर उसे सख्ती से घूरा। आपके यहाँ मेहमानों को चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं? उसने भी तंजिया शब्दों में पूछा। मैंने कहा था ऐसे, मगर ये सुनता कहाँ है? कहते हुए वो लैपटॉप शट डाउन करके किचन में चला गया। संचित ने पतीली उठाकर धोई और चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। जबरदस्ती की मेहमान, वो फिर तंज कर गया। करेक्शन करें, आप खुद मुझे हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेकर आए हैं। अंशिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कबीर की बर्दाश्त का जवाब दे गई। मेरी बात ध्यान से सुनिए मैडम, मेरी मंजिल आप नहीं है। जाइए, चाय पीजिए और यहाँ से चलती हुई नजर आइए। दोबारा यहाँ आने का या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। वो बेदर्दी से कहता हुआ अंशिका का बाजू अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ गया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो इस वक्त काफ़ी हद तक खतरनाक लग रहा था। अंशिका की आंखों में आंसू चमकने लगे। कबीर ने मुश्किल से अपने दिल को संभाला। वो फिलहाल इस लड़की के करीब आकर अपने मकसद से नजरें नहीं चुरा सकता था। आंसू पलकों की बांध तोड़कर चेहरे पर फिसलते हुए आ रहे थे। और फिर वो जोर से रो पड़ी। आप बहुत बुरे हैं। पहले मुझे क्यों नहीं समझ आया कि आप भी उन्हीं अमीर जादों की तरह हैं जो लड़कियों के दिल से कुछ दिन खेल कर उन्हें छोड़ देते हैं। आज आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, मगर देखिएगा, जब मैं मर जाऊंगी तब आपको एहसास होगा। कहते हुए वो रोती हुई तेजी से वहाँ से निकल गई। कबीर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और बालों में हाथ फेरा। कबीर, तूने शायद ठीक से सुना नहीं कि उसने क्या कहा था। मतलब वो खुदकुशी करने जा रही है। हैरान सा संचित उसके पास आकर कंधे पर हाथ रख गया। वो उसके शब्दों की गंभीरता पर गौर नहीं कर पाया था। संचित की बात पर वो एक झटके से उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। वो दूर दूर तक नजर नहीं आई। उसने कॉल लगाई तो नंबर बंद जा रहा था। वो एकदम चौंक गया। उसका रुख उस जगह की ओर हुआ जहां वो अक्सर परेशान होने पर चली जाती थी। वहां पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा, जहां अंशिका ने खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया था
और पानी उसके घुटनों से ऊपर तक आ गया था। एक लहर और इस समंदर कि उसे अपने अंदर समेट लेता। कबीर की जान लबों पर आई थी। उसने एक चीख मारी और बदहवासी में दौड़ता हुआ उसने अंशिका को समय रहते थाम लिया और फिर सुरक्षित जगह पर ले आया। बहुत शौक है तुम्हें मरने का, अपने हाथों से गला दबा दूं तुम्हारा। उसके शब्द सख्त थे मगर भीतर घबराहट साफ थी। कबीर और उसका भगवान जानते थे कि वो कितनी टेंशन में था। कैसे कैसे ख्याल उसके दिल को सता रहे थे। इस लड़की ने तो उसकी सांसें ही अटका दी थीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? पागल नहीं था जो रात रात भर जाकर आपसे बातें करता था, अपनी नींद की कुर्बानी देता था। मोहब्बत थी, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था। अंशिका, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और इस वक्त अपने मिशन पर हूँ। ना तो मेरे ठिकाने का पता होता है और ना ही जिंदगी मौत का। हम फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तो मेरी जिंदगी में खुशबू के झोंके की तरह आई हो। जिस दिन तुम सफ़ेद कपड़ों में गीली रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ रही थी, उसी दिन मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। दोस्ती की शुरुआत में मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था, मगर कुछ दिनों बाद जो खबर मुझे मिली उसने मुझे कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। अंशिका, तुम्हारे डैडी संजीव मेहरा एक करप्ट इंसान है। दुश्मन देश के साथ मिलकर वे इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ड्रग्स, हथियार, यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी में भी उनका हाथ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उनके काले कारनामों में विक्रम राणा भी शामिल है। इस वक्त वो दोनों मेरे टारगेट पर हैं। उन्हें जिंदा सबूतों के साथ पकड़ना, उनसे और जानकारी निकलवाना और दुश्मन नेटवर्क तक पहुंचकर उनका खात्मा करना, यही मेरा मिशन है। अंशिका उसकी बातें सुनकर पत्थर बन गई। इतने खुलासों पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या प्रतिक्रिया दे। मेरे डैड करप्ट कैसे हो सकते हैं? आपको गलत खबर मिली होगी, वो सन्न रह गई। मेरी खबर के अनुसार संजीव मेहरा कल रात एक 18 साल की लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के रहे। वो लड़की मजबूर थी। बाप के इलाज के लिए रकम चाहिए थी, जिसके बदले में तुम्हारे बाप ने उसकी इज्जत रौंद दी। दूसरी खबर यह है कि आज सुबह वे दूसरे शहर रवाना हुए हैं, जहां पर उनके माल की नई खेप आई है और फिर अगले कुछ दिनों में सारा माल बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा। उसके शब्दों में अचानक कड़वाहट भर गई। अंशिका का अपने डैड की हिमायत करना बुरा लगा था। हे भगवान, अगर मेरे डैड इतने बुरे इंसान हैं तो तूने मुझे उसी इंसान की बेटी क्यों बनाया? वो घुटनों के बल गिर पड़ी और चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर ने गहरी सांस ली और खुद भी उसके सामने घुटनों के बल रेत पर बैठ गया। उसके हाथों से चेहरा हटाया। तुम्हारे आंसू मुझे जितनी तकलीफ देते हैं उतना ही तुम रोती हो यार, कहते हुए उसने नरमी से उसके आंसू पोंछ दिए। तो आप लोग डैडी और विक्रम राणा को मार देंगे? उसने डरते हुए पूछा। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, उसने कहा और उसका हाथ थामकर उसे खड़ा कर दिया। मेरा कोई नहीं है कबीर, मैं अकेली हो जाऊंगी। वो उसके कंधे से सिर टिकाकर रोने लगी। उसने उसके कंधे से पकड़कर उसे थोड़ा अलग किया। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ। बस वो यकीन दिलाओ कि इतना सब जानने के बाद भी तुम मुझसे मोहब्बत की दावेदार हो। वो पूछ रहा था। अंशिका ने उस बेदर्द इंसान का हाथ थामकर अपने दिल की जगह पर रख दिया। कबीर के होठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। वो उसे घर ले आया। संचित परेशान सा दोनों का इंतजार कर रहा था। बच गई ये? अंशिका को देखकर उसने हैरत से बोला। कबीर ने तेज नजरों से उसे घूरा, जबकि अंशिका जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मेजर कबीर ने मुझे बचा लिया, वो गर्व से बोली थी। संचित ने उलझन भरी नज़र से उसे देखा तो कबीर ने कंधे उचकाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। संचित ने चाय बनाई जो उनके जाने से अधूरी रह गई थी। वो टेंशन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्हीं दोनों की फिक्र में बैठा हुआ था। चाय बनाने के बाद उसने एक कप कबीर को दिया, एक कप खुद लिया और एक अंशिका को थमा दिया। आप किसी पार्टी वगैरह में गई थी? उसके कपड़े और तैयारी देखकर संचित चौंक गया था। हाँ, विक्रम ने फार्म हाउस पर पार्टी अरेंज की थी। मुझे शौक नहीं है, पर अनु दीदी के कहने और विक्रम के जोर देने पर वो मुझे ले गई थी। कबीर की नज़रों का मतलब समझकर वो बिना वजह ही अपने वहाँ पार्टी में जाने की सफाई देने लगी। विक्रम से जितना हो सके दूर रहो, वो बहुत बुरा शैतान इंसान है, बल्कि अनु को भी उससे दूर रहने की कोशिश करो। कबीर ने उसे चेताया। उसने सहमति में सिर हिला दिया।
कबीर ने संचित को इशारा किया तो वो उसे मेन रोड तक छोड़ने आया और रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया, जो अक्सर वहीं खड़ा रहता था। वो उनका अपना आदमी था। राजू, घर छोड़ कर आओ इन्हें सही सलामत, कहकर उसने ओके का इशारा किया। उसके बैठते ही रिक्शा वहां से चला गया। अगले कई दिनों तक उसकी कबीर से बात नहीं हुई, मगर इस बार वो बेहद शांत थी, सुकून से थी। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। आजकल वो तितली की तरह उड़ती फिर रही थी, अकेले बैठकर अक्सर मुस्कुराती। अनु उसके मिजाज में ये बदलाव काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी। आज भी वो लॉन में कैन की कुर्सियों पर बैठी चाय पी रही थी, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अनु ने उसके पास वाली कुर्सी घसीट ली। अंशिका एकदम से चौंकी। खैरियत तो है? अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? आजकल बड़ी खुश नजर आती हो। अनु ने मुस्कान के साथ पूछा। यूं ही दिल खुश है तो मुस्कुरा लेती हूँ। मेरी छोड़िए, आप बताइए, इतने दिनों से कहाँ गायब थीं? नजर ही नहीं आती थीं। वो बात टाल गई थी। अनु के चेहरे पर उदासी छा गई। पता तो है तुम्हें, आजकल विक्रम के साथ होती हूँ, कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। आज विक्रम है, कल कौन होगा दीदी? अंशिका ने हिम्मत करके पूछा। अनु ने गुस्से से उसे देखा। मैं विक्रम से मोहब्बत करती हूँ। माना कि कई अफेयर रहे हैं मेरे, मगर विक्रम के बाद कोई नहीं। मेरी सारी चाहत और मोहब्बत उसी पर ख़त्म है, वो जज्बे से बोली। अंशिका के चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। विक्रम अच्छा इंसान नहीं था, उसे अनु की फिक्र थी। दीदी, विक्रम अच्छा इंसान नहीं है, उसने संकोच में कहा। अनु के होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। जानती हूँ, मगर दिल नहीं मानता, वो भीगे शब्दों में बोली। अंशिका ने उसके हाथ पर हाथ रखा। बस यहीं पर उसका सब्र जवाब दे गया। वो कितने दिनों से किसी कंधे की तलाश में थी, कितने दिनों से परेशान थी। अंशिका के गले लगकर वो सब बताने लगी। विक्रम ने उसे शादी का झांसा दिया था। वो उसकी बातों में आकर उसके साथ समय बिताती रही। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने विक्रम से बात की तो उसने अबॉर्शन की बात कही, मगर शादी के नाम पर वो कब से टाल मटोल कर रहा था। उसकी कमजोरी अब अनु के हाथ लग गई थी और उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि उससे शादी करे, वरना वो उसे मीडिया में एक्सपोज कर देगी। लेकिन ये उसकी भूल थी कि वो विक्रम राणा उसके जाल में आ जाएगा। उसके पास भी अनु की कई आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जो वो कभी उसे रिझाने के लिए भेजा करती थी। अब उसे अपने इस कदम पर शिद्दत से अफसोस हो रहा था। विक्रम उन्हीं तस्वीरों के जरिए उल्टा अनु को ब्लैकमेल करने लगा। अनु समझ नहीं पा रही थी कि वो अंशिका को उस इंसान की डिमांड कैसे बताए कि वो अब क्या चाहता है। दीदी, आप अबॉर्शन करवा लें और विक्रम जैसे इंसान को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करें। वो आपके काबिल नहीं है, अंशिका ने तसल्ली दी। अनु ने आंसू साफ किए। विक्रम के पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं। उसने कहा है कि वो तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता है। मैं तुम्हें हर हाल में मनाऊं, वरना वो मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ये सुनते ही अंशिका पत्थर बन गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं खुद इस खाई में गिर चुकी हूं, मगर तुम्हें इसमें गिरने नहीं देना चाहती। मैं लाख बुरी सही, मगर तुम्हारी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर परेशान हूँ। अंशिका खुद घबरा गई थी। उसकी भूख प्यास सब मिट गई। उसे शिद्दत से कबीर का इंतजार था। वो उससे मिलना चाहती थी। उसने कबीर के नंबर पर मैसेज छोड़ा, जिसका जवाब उसे 4 घंटे बाद शाम को 7 बजे मिला। आधे घंटे बाद वो उसके दरवाजे पर मौजूद थी। नॉक की आवाज़ पर कबीर ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो बेचैन अंदाज में सोफे पर बैठ गई। संचित तो घर पर नहीं है ना? उसने परेशानी से पूछा। कबीर चौंका, फिर नाम स्थिर हिलाकर पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। मुझे आपको कुछ बताना है। पानी का भरा गिलास उसने टेबल पर ही रख दिया। कबीर गोद में लैपटॉप रखे जरूरी काम कर रहा था। उसने बोलने का इशारा किया तो वो सब बताती चली गई। ये सुनते ही कबीर की रगें गुस्से से उभर आईं। चेहरे के भाव खतरनाक हद तक सख्त हो गए। फिर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अंशिका पहले से ही बहुत परेशान थी। कबीर, मुझे डर लग रहा है। आगे कुआं पीछे खाई है। उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? उसकी नज़रें न जाने कब से मुझ पर थीं। वो अब अनु दीदी को ब्लैकमेल कर रहा है मुझ तक पहुंचने के लिए। आप प्लीज़ मुझे और अनु दीदी को बचा लीजिए, वो भीगी आंखों से बोली। और कबीर का दिल बेचैन हो गया। उसने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं बोलूं तुम्हें घर जाकर वैसा ही करना है। तुम विक्रम से मिलोगी? बिल्कुल नहीं, उसने इनकार किया।
तो कबीर ने उसे वापस बैठने का इशारा किया। मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम मुझसे कह दो कि मैं राजी हूँ। आप कैसे इंसान हैं? अपनी मोहब्बत के साथ भला ऐसा कौन करता है? अंशिका को कबीर की बात सुनकर कबीर पर बेतहाशा गुस्सा आया। अगर बीच में बोली तो इस खिड़की से उठाकर नीचे फेंक दूंगा, समझी? उसने सख्ती से कहते हुए दाईं तरफ बनी खिड़की की ओर इशारा किया। वो नाराजगी से उसे देखने लगी। तुम विक्रम से मिलोगी, उसे कहोगी कि तुम राजी हो, मगर सिर्फ एक शर्त पर। अनु से मंगनी की शर्त रखो, वो जरूर मान जाएगा। मंगनी के अनाउंसमेंट और इंतजाम में वक्त लगेगा। इस बीच मेरी कोशिश होगी कि उसके सिस्टम से अनु की सारी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दूं। मुमकिन है तब तक उसकी गर्दन तक मेरा शिकंजा पहुंच जाएगा। तुम्हें बस यही करना है कि मंगनी का टाइम किसी न किसी तरह आगे बढ़ाना। कुछ आया अकल में? कबीर ने बनावटी तंज से पूछा। तो अंशिका ने सिर हाँ में हिला दिया। उसने लैपटॉप दोबारा ऑन किया, फिर एक नज़र उस पर डाली जो कबीर को ही देख रही थी। चाय बनानी आती है? कबीर ने पूछा। मुझे कॉफ़ी बनानी आती है, उसने गर्व से बताया और किचन में चली गई। संचित को कॉफ़ी का शौक है, कॉफ़ी मंगवा कर रखी हुई है उसने। ऊपर दाईं तरफ दूसरे कैबिनेट में जार रखा होगा, उसने बताया और अपने काम में बिजी हो गया। कुछ देर के बाद 2 कप गर्मा गर्म महकती कॉफ़ी उठाए वो आ गई। शक्ल तो अच्छी है, वो कॉफ़ी देखकर इम्प्रेस हुआ। आप फ्री हो गए? उसने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए पूछा। बस थोड़ी देर और, वो बिजी अंदाज में बोला। अंशिका उठकर खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं अक्सर खबरों में सुनती हूँ कि हमारे देश के इतने नौजवान जख्मी होते हैं और इतने शहीद हो जाते हैं। मेरा दिल बहुत डरता है कबीर, अगर आपको कुछ हो गया तो। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। पलटकर कबीर को देखा। तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की आबादी से एक बंदे की कमी और शहीदों में एक और नाम जुड़ जाएगा। वो हंसकर कहता हुआ गर्दन वापस मोड़ गया। कैसे इंसान हैं आप? मैं यहाँ फिक्र में मरी जा रही हूँ और आप हैं कि आपको मजाक सूझ रहा है। मेरे जज्बातों की जरा भी कदर नहीं है आपको। वो नाराजगी से कहती हुई उसके पास आई। कबीर ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वो सामने सोफे पर टिक गई। आपको मेरी आंखों में ख्वाब नहीं दिखते? कबीर के सामने उसने कहा तो वो चौंक गया। मेरी आंखों में कितने ख्वाब हैं, कितने अरमान, सब आपको लेकर हैं। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, आपके कंधे पर सिर रखकर सोना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ, मगर आपको अपने काम से ही फुर्सत नहीं। वो बस शिकवा कर गई। कबीर ने गहरी सांस ली। तुम सीधा मुझे शादी का पैगाम दे देती तो क्या चला जाता तुम्हारा? इतना घुमा फिराकर बोलने की आखिर क्या जरूरत? वो मुस्कुराकर उसे छेड़ गया। अंशिका का चेहरा लाल पड़ गया। बहुत अच्छी लगती मैं अपनी शादी की बात तुमसे करते हुए। वो बुरा मान गई। दोनों मग उठाकर किचन के स्लैब पर रख दिए। अच्छी तो आप आई लव यू कबीर कहते हुए भी लगी थीं। ये कहकर वो बाहर जाने लगा। और आपको तो टैक्स लगता है बोलने में, वो भी पीछे से तंज कर गई। अरे कहाँ तो था जिस दिन मैडम को बचा कर लाया था उस दिन। उसने मुस्कुराहट दबाई। इतने लंबे भाषण में इकरार कहीं दब गया था तुम्हारा। वो चिढ़कर बोली। आप इतने रूखे मिजाज इंसान हैं, जरा भी रोमांटिक नहीं। अगर ये रूखा इंसान थोड़ा सा भी रोमांटिक हो गया ना तो आपकी सांसें आपके सीने में ही अटक जाएंगी। वो इस बार जज्बातों से भरे मदहोश शब्दों में बोला। तो अंशिका को पसीने छूट गए। आज से 3 दिन बाद शादी के लिए तैयार रहना। उसके बाद हालात चाहे जो भी हों, दिमागी तौर पर खुद को मजबूत करना। आज रात 3 बजे मुझे निकलना है। 3 दिन बाद सुबह या दिन में बात होगी हमारी, मैं कॉल कर दूंगा। अंशिका ने समझकर सिर हाँ में हिला दिया। अभी तो कहीं नहीं जा रहे ना? चलिए शॉपिंग पर चलते हैं, वो मज़े से बोली। हल्का हाथ रखिएगा मैडम, तनख्वाहदार नौकर हूँ। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए उसने चिढ़ाते हुए कहा। पहली शॉपिंग है मेरी आपके खर्चे पर, मैं तो दिल खोलकर खर्च करूँगी। वो दांत दिखाकर हंसने लगी। वो उसे शहर के बेहतरीन मॉल की तरफ ले गया। शादी के लिए जोड़ा दिलवाया और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें भी खरीदी। फिर किसी करीबी होटल में रात का डिनर किया और उसे घर ड्रॉप कर दिया। उसने अनु से कुछ भी कहे बगैर विक्रम से बात की थी और वही कहा जो कबीर ने उसे समझाया था। ये मंगनी तो बहुत छोटी चीज़ है डार्लिंग, तुम अगर शादी की शर्त भी रखती तो मैं तुम्हारे लिए वो भी कर लेता। बड़ी मासूम हो तुम। लड़कियां तो गाड़ी बंगला पैसा धन दौलत पता नहीं क्या क्या मांगती हैं। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। मैं संजीव साहब से अनु की मंगनी के बारे में बात कर लूँगा और वो यकीनन खुश होंगे। बल्कि वो तो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो जाए।
जितनी जल्दी मुमकिन हो मंगनी भी रख लेंगे। मंगनी तक का टाइम है तुम्हारे पास। उससे अगली रात तुम सीधी शराफत से बगैर कुछ कहे मेरे फार्म हाउस पहुंच जाना, वरना अनु की तस्वीरें सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। वो धमकी भरे शब्दों में बोला। अंशिका घर आ गई थी। आज तीसरा दिन था और वो सब कुछ भुलाकर बस कबीर की कॉल का इंतजार कर रही थी। शाम को 6 बजे उसका मैसेज मिला। वो नीचे आई तो संजीव जी अभी कहीं से आए हुए थे और अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। उसे देखकर रुक गए। कहाँ जा रही हो? उनके पूछने पर वो हैरान हुई। पहले तो कभी उन्होंने उससे नहीं पूछा था कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ डैडी, उसने जवाब दिया। ठीक है, ड्राइवर को साथ लेकर जाना, उन्होंने हुक्म दिया और अपने कमरे में आ गए। कोट उतारकर उन्होंने स्टैंड पर लटका दिया। पिछले कई दिनों से वो अंशिका पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सियासत में इतना घुले हुए थे कि उन्हें यह भी खबर न हुई कि वो जहाँ भी जाती है ड्राइवर के बिना जाती है। ये बात उन्हें पिछले दिनों माली ने बताई थी। तब से अंशिका को लेकर वो शक में पड़ गए थे। उन्होंने अपने एक आदमी को उस पर नज़र रखने को कहा था। कल ही उन्हें पता चला कि अंशिका की किसी मिडिल क्लास लड़के से दोस्ती है और वो आजकल उसी से मिलती जुलती है। वो अंशिका की तरफ से नहीं, उस लड़के की तरफ से शक में आ रहे थे कि एक मिडिल क्लास लड़का, वो भी इतना अमीर और सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से दोस्ती नहीं करता, और अगर कोई कर भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों या फिर नौकरी के लालच में ही करता है शायद। उन्होंने दिल को तसल्ली दी और नहाने के इरादे से बाथरूम में घुस गए। गाड़ी इलाके से थोड़ी दूरी पर रुकी। ड्राइवर को वहीं से भेजकर उसने कबीर के घर का रुख किया। दरवाज़ा कबीर ने खोला। आज संचित घर पर ही मौजूद था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो जहाँ खुश थी वहीं उसे अफसोस भी हो रहा था। चाह कर भी वो अपनी शादी में अनु को शामिल नहीं कर सकती थी। उसने अपने पास रखा हुआ सामान दिखाया, जिसमें बेबी पिंक कलर का उसकी शादी का लहंगा था। उसके साथ ही कुछ हल्की फुल्की सी ज्वेलरी भी थी। वो आज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे हालात कैसे होंगे। कबीर अंदर कमरे में गया तो वो परेशान सी बैठी थी। क्या हुआ? कबीर की आवाज़ पर वो चौंकी। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई। रिलैक्स रहो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वक्त कम है, संचित को भी निकलना है। अंशिका ने गर्दन हिला दी और तैयार होने लगी। एक बार फिर सोच लो, तुम्हें ये मिशन हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि अंशिका कोई गड़बड़ पैदा कर दे और उसकी वजह से हमारा मिशन नाकाम हो जाए। ये बात जानते हो ना, औरत मर्द की कमजोरी होती है, और वो औरत अगर तुम्हारी पत्नी हो तो और भी ज़्यादा। अगर संजीव मेहरा को भनक भी पड़ गई तो अंशिका जिस बंदे से मिलती है ना, और वो आर्मी ऑफिसर है, तुम अंदाजा कर सकते हो क्या हो सकता है। संजीव मेहरा फरार होने के लिए अंशिका के जरिए तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, और आगे क्या होगा ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कर्नल गौरव कुछ देर पहले ही उसके घर पहुंचे थे उसकी शादी में शामिल होने के लिए। उन्हें अंशिका और उसके बारे में कबीर ने इमरजेंसी में सब कुछ बता दिया था, जिस पर वो काफ़ी नाराज़ हुए थे और अब काफ़ी चिंतित भी नजर आ रहे थे। थोड़ी बहुत परेशानी तो उन्हें भी थी, मगर वो शांत थे। डोंट वरी सर, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा थोड़ी, और ना ही अंशिका को अपनी कमजोरी बनने दूंगा। मेरी पहली मोहब्बत मेरा देश है। हम जरूर कामयाब होंगे। ये मेरा एक देशभक्त होने के नाते आपसे वादा है, उसने मजबूत शब्दों में कहा। तो वो मुस्कुरा दिए। मुझे तुम पर गर्व है जवान। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। कर्नल गौरव के साथ उनके कुछ और भी साथी आए थे। ये शादी गुप्त रूप से की जा रही थी, इसीलिए शादी का इंतजाम उसी के फ्लैट में किया गया था। अंशिका तैयार हो चुकी थी। शादी का ड्रेस और मेकअप उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। वो कमरे में बेड पर सिर झुकाए आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। जब संचित ने उसे बाहर आने को कहा तो वो अपना लहंगा संभालती हुई बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में वो कबीर की पत्नी बन चुकी थी। हर तरफ से बधाइयों का शोर उठ रहा था। कुछ देर के बाद कर्नल गौरव अपने साथियों के साथ निकल गए। संचित भी अपना बैग तैयार कर चुका था। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था और संजीव मेहरा के माल की खपत को बॉर्डर पर पहुँचने से पहले रोकना था। कबीर से मिलकर वो भी चला गया। जब कबीर कमरे में आया तो अंशिका दीवार पर लगे शीशे में खुद को देखते हुए दुपट्टा ठीक कर रही थी। शीशे में कबीर की झलक दिखी तो वो मुस्कुराकर पलटी। अच्छी लग रही हो, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे कम, अंशिका ने उसकी तरफ तारीफी नज़रों से देखते हुए कहा, क्योंकि आज वो सच में खतरनाक हद तक खूबसूरत लग रहा था। शादी के लिए बधाई नहीं करोगे?
अंशिका ने नाराजगी से देखा। पहले मुंह मीठा करवाओ। कबीर उसके करीब चला आया। अंशिका के दिल में धक धक होने लगी। उसने पास आकर उसकी कमर के आसपास अपने बाजू जमा लिए और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अंशिका सिहर कर रह गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे सीने से लगाकर कबीर ने अपने भीतर सुकून उतरता महसूस किया। अंशिका एकदम उससे दूर हो गई और 2 कदम की दूरी पर खड़ी होकर अपनी धड़कनें संभालने लगी। अब जब करीब नहीं आओगी तो मुबारकबाद कैसे दूंगा। मुस्कुराहट दबाकर उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसे पास बुलाया तो उसने सिर ना में हिला दिया, मगर कबीर खुद चलकर उसके पास आया और उसका नरम सफ़ेद हाथ थामकर अपने होठों से लगा लिया। शादी मुबारक हो। अंशिका ने उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आपको भी, उसने नरम शब्दों में जवाब दिया। कबीर ने शरारत से उसका हाथ थामा और बाहर ले आया। अब मुझे घर जाना चाहिए, अंशिका ने होठों का कोना दबाकर कहा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो ये अनरोमांटिक बंदा रोमांस करने का सोच रहा है, उसने हंसते हुए कहा। तब अंशिका ने उसे यहाँ आने से पहले अपने डैडी से हुई मुलाकात के बारे में बताया। कबीर के चेहरे पर खामोशी छा गई। ये सब तो तुमने अभी बताया है, मुझे कॉल करके घर से निकलने से पहले ही बताना चाहिए था। तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे पापा को तुम पर शक हो चुका है और अब वो तुम पर नज़र रखवा रहे हैं कि तुम बिना ड्राइवर के कहाँ आती जाती हो। उन लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है अंशिका, ये अपने आसपास सब पर नज़र रखते हैं और बहुत सावधान रहते हैं। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वो होंठ भींच गया। अंशिका की जरा सी लापरवाही संजीव मेहरा को शक में डाल गई थी। उसने अंशिका को दोनों कंधों से थाम लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो अंशिका, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। संजीव मेहरा को हमारे रिश्ते की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। अंशिका तड़प कर उससे दूर हटी थी। दुपट्टा कंधों पर ठीक करते हुए बोली, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, आप मुझे मना नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ रोते हुए टूट गई। कबीर ने उसे फिर से सीने से लगा लिया। वो अंशिका से मोहब्बत करता था, मगर शादी के बाद उसे एक अलग ही कशिश महसूस होने लगी थी। वो खुद भी दूर रहना नहीं चाहता था। बस एक बार संजीव मेहरा का किस्सा ख़त्म हो जाता तो वो अंशिका के साथ वक्त गुजारने का इरादा रखता था। पूरी बात सुनो, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी बल्कि मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा। कुछ भी हो जाए तो मुझे फॉलो नहीं करोगी और ना ही खुद मुझसे कांटेक्ट करोगी। हमें संजीव मेहरा के शक को मजबूत नहीं करना है। कुछ दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। संजीव मेहरा को मैं हर हाल में पकड़ कर रहूँगा, मगर हमारा रोज़ रोज़ मिलना खतरे में डाल सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना, उसने उसे समझाते हुए कहा और उसके गालों पर आए आंसू अपने होठों से पोंछ लिए। अब ड्राइवर को कॉल करके बुलाओ और उसके साथ घर जाओ, हम जल्दी ही मिलेंगे। उसने प्यार से अंशिका का गाल थपथपाया। अंशिका ने सिर हिलाया और ड्राइवर को कॉल किया। आते वक्त जो कपड़े उसने पहने थे वही पहन लिए थे। अगले आधे घंटे में ड्राइवर आ चुका था। माल से भरे ट्रक रवाना हो चुके थे। संजीव मेहरा सुकून की नींद सो रहा था कि तभी उसे ट्रकों के पकड़े जाने की खबर मिली। वो एकदम से गजबनाक होकर अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा, चीखने लगा और उन्हें गालियां देने लगा। उसका बुरा हाल था। अभी वो झटके से संभला भी नहीं था कि फौज के हाथ दूसरा ट्रक लग गया था जिनमें बच्चों के खिलौने पैक होकर जा रहे थे। उन खिलौनों के भीतर भारी मात्रा में माल बरामद हुआ था। ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया गया था। वो गम और गुस्से की तस्वीर बना हुआ था। कौन है जो मेरे पीछे कुत्ते की तरह लगा हुआ है। दूसरी तरफ विक्रम भी परेशान था। संजीव मेहरा के फंसने का मतलब था कि अब उसकी जान भी खतरे में थी। उसने संजीव मेहरा को कॉल करके मिलने को कहा। उसका दिमाग तेजी से आगे का प्लान बना रहा था। पहले वो अनु से मंगनी सिर्फ अंशिका के कहने पर उसे पाने के लिए करना चाहता था, मगर अब अनु से शादी की ख्वाहिश उसकी अपनी वजह से थी। एक तीर से 2 निशाने। वो अनु और अंशिका के जरिए संजीव मेहरा को ब्लैकमेल कर सकता था और जब भी वो फंसे तो उसका नाम न लें। विक्रम ने संजीव मेहरा से अपनी और अनु की शादी की बात की और जल्दी ही मंगनी की रस्म करने को कहा। संजीव मेहरा इस रिश्ते को लेकर खुश थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि विक्रम इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाएगा। अनु को जब ये पता चला तो वो काफ़ी देर तक बेयकीन रही। फिर सारी सोचें झटक कर एकदम से शांत हो गई। कबीर आजकल कहाँ था, अंशिका को कुछ भी पता नहीं था। संजीव मेहरा अब उसकी तरफ से भी ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने मीडिया में विक्रम और अनु की मंगनी की
मंगनी का ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर हर जगह अनु और विक्रम को बधाइयां दी जा रही थीं। उधर अंशिका का दिल अजीब सी बेचैनी में घिरा हुआ था। कबीर से मिले कई दिन गुजर चुके थे। अनु उसकी उदासी महसूस कर रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले जो लड़की इतनी खिली खिली रहती थी, आज उसकी उदासी का ये हाल क्यों है कि वो कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। इस वक्त भी वो कमरे में सो रही थी। बालकनी में किसी के कूदने की आवाज़ आई और फिर स्लाइडिंग डोर धकेलकर कमरे में कोई दाखिल हुआ। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा और कमरा रोशनियों से भर गया। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था। उसकी नज़रें सीधी बेड पर गईं, जहां पर लाल नाइटी पहने अंशिका सो रही थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। वो धीरे से चलते हुए उसके करीब आया और झुककर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। नींद में अंशिका ने करवट बदली। कबीर ने उसके दोनों गालों को हल्के से अपने होठों से छुआ। नींद में किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसने आंखें पट से खोलीं और कबीर को देखकर तेजी से उठकर बैठ गई। आप यहाँ मेरे कमरे में? दरवाज़ा तो मैंने लॉक किया था, फिर आप अंदर कैसे? वो एकदम परेशान होकर बोली। आप शायद भूल रही हैं, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे कहीं भी पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होती है, उसने मुस्कुराकर कहते हुए उसकी छोटी सी नाक दबाई थी। अंशिका आगे बढ़कर उसके गले से लग गई और कबीर ने भी उसे अपने करीब कर लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया कबीर। कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, वो धीमे से बोला। दोनों कुछ पल यूं ही खामोशी में बैठे रहे। अंशिका ने धड़कते दिल को संभालते हुए अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। कबीर ने उसके हाथ थाम लिए। अब डरने की जरूरत नहीं, उसने नरमी से कहा। अंशिका मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखा। कबीर ने उसे अपनी गोद में भर लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अंशिका। वो बेकाबू होकर कभी उसके चेहरे कभी उसकी गर्दन पर अपना स्पर्श छोड़ने लगा। अंशिका ने धड़कते दिल को संभालते हुए उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए। अंशिका का गाउन कंधे से सरक गया था। उसने कबीर के सीने पर सर टिकाया हुआ था। अपना सरका हुआ गाउन उसने कंधे से ऊपर किया तो कबीर ने उसके हाथ रोक लिए। अब कैसी पर्देदारी, अब तो तुम मेरी हो पूरी की पूरी, ज़्यादा फैलो मत, उसने आंखें दिखाईं। अच्छा ऐसी बात है? कबीर ने आईब्रोज उचकाकर उसे देखा। उसका अंदाज चैलेंजिंग था। उसने अंशिका को संभलने का मौका दिए बगैर बेड पर धकेला और खुद उस पर झुककर उसके फरार की सारे रास्ते बंद कर दिए। अंशिका के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। कबीर पर एक ऐसा खुमार छाया था। उसकी खुशबू उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। उसके गाउन की डोरियां खोलता वो उसकी नरम नाजुक सी धड़कनों पर झुक चुका था। रात कतरा कतरा भीगती जा रही थी और अंशिका के रूह में उतरकर वो उसे एकदम पुरसकून कर गया था। सुबह जब अंशिका की आंख खुली तो कमरा खाली था। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। कबीर की मदहोश खुशबू उसके जिस्म में अभी तक बसी हुई थी। वो उठी और बाथरूम चली गई। अनु आजकल विक्रम के साथ मंगनी की शॉपिंग में बिजी थी। विक्रम उसे दुबई लेकर गया हुआ था। पूरा 1 महीना हो गया था और कबीर की उससे बात नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों से अंशिका को अपनी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई महसूस हो रही थी, मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन दुबई से अनु वापस आ गई थी और बड़े उत्साह से अपनी शॉपिंग दिखाने लगी। अंशिका उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हुई। आज अनु की मंगनी थी और टेंशन हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। कबीर से कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। विक्रम ने उसे मंगनी के अगले दिन फार्म हाउस आने को कहा था। उसकी सांसें अजीब तरह से भारी लग रही थीं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज अनु की मंगनी है, तुम्हें खुश दिखना चाहिए। संजीव जी ने कोट के बटन बंद करते हुए उसे टोका। वो सिर हिलाकर स्टेज की तरफ चली गई, जहां अनु और विक्रम एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होने लगी तो वो थकी थकी सी अपने कमरे में आ गई। उसे अपनी तबीयत आज और भी खराब लग रही थी। सिर घूम रहा था, दिल अजीब सा भारीपन महसूस कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वो अनु के कमरे की तरफ आ गई। संजीव मेहरा का मोबाइल लगातार बज रहा था। वॉशरूम से लौटकर उन्होंने अनगिनत मिस कॉल देखी और फौरन कॉल बैक किया। हाँ बोलो, क्या बात है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। सर, जिस लड़के से आपकी बेटी मिलती है वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि फौज का अफसर है। और एक ज़रूरी बात, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। उस आदमी की बात सुनकर संजीव मेहरा के सिर पर जैसे बम फटा। वो पत्थर बन गए थे। वो कैसे अंशिका की तरफ से लापरवाह हो गए थे? वो क्यों भूल गए थे कि अंशिका अनु की तरह अपने काम से काम रखने वाली लड़की नहीं थी। वो गलत को गलत कहने वाली और हक की बात कहने वाली लड़की थी।
बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उन्होंने कॉल काटी, मोबाइल बेड पर उछाल दिया और सोफे पर बैठकर सिगार सुलगा लिया। तो ये फौजी मेरी ही औलाद को मोहरा बनाकर मेरी गर्दन तक पहुंचेगा, उन्होंने खुद से कहते हुए तंज भरी गहरी हुंकार भरी। मैं भी देखता हूँ कौन माई का लाल है जो मुझे ख़त्म कर सकता है। अंशिका तुम्हारा नहीं, मेरा मोहरा है। ये फौजी अब संजीव मेहरा के वार का इंतजार करे, मैं उसी की चाल उसी पर पलटूंगा। उधर अनु सोशल मीडिया पर अपनी और विक्रम की मंगनी की खबरें देख रही थी। अंशिका को अपने कमरे में देखकर वो हैरान रह गई और उसे रोते देखकर मोबाइल एक तरफ रखकर उसकी ओर परेशानी से देखने लगी और उसे बेड पर बिठा लिया। क्या हुआ अंशिका, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? डैडी ने कुछ कहा है? दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है और उल्टी करने का मन हो रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, वो रोते हुए बोली। उधर अनु का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अंशिका की हालत किसी और ही बात की ओर इशारा कर रही थी। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर अंशिका के बदले हुए अंदाज को वो कई दिनों से महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से साइड टेबल की दराज से एक टेस्ट किट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। अंशिका ने हैरानी से किट को देखा और उसे लेकर खामोशी से वॉशरूम चली गई। 2 मिनट के बाद वो परेशान चेहरे के साथ बाहर आई। पॉजिटिव है, उसने हल्की आवाज में सिर झुकाकर कहा। तुम किसी के साथ रिलेशन में हो? अनु ने कड़े शब्दों में पूछा। अंशिका ने सर हिला दिया। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो बेवकूफ़ लड़की? अगर उस लड़के ने तुम्हें धोखा दे दिया तो क्या करोगी? मुझे बताओ, मैं उस लड़के से बात करती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं डैडी को सब बता दूंगी। अनु ने गुस्से में अंशिका को डांटा और बाहर की ओर बढ़ी, मगर अंशिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीदी प्लीज़ डैडी को कुछ मत बताइए, मैं खुद उस लड़के के पास जाकर उसे सब बताऊंगी, वो मान जाएगा, उसने विनती भरे शब्दों में कहा। और अगर वो नहीं माना? अनु ने फिक्र भरी आवाज़ में पूछा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मान जाएगा, मैं खुद उसके पास जाकर उसे सब बता दूंगी, बस आप किसी को मत बताना। उसका परेशान चेहरा देखकर अनु ने सिर हिला दिया। अंशिका ने कबीर का नंबर मिलाया, मगर वो बंद जा रहा था। उसे फिक्र हो रही थी। वो कबीर से मिलकर उसे बताना चाहती थी कि उसने अनु को आधा सच बता दिया है, ताकि वो आगे से सावधान रहे। उसने ड्राइवर से चाबी ली और खुद गाड़ी चलाकर कबीर के घर की तरफ निकल गई। उधर अनु को अंशिका की परेशानी में नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कॉफ़ी बनाकर पी ले। वो किचन में आई। नौकर सारे क्वार्टर में जा चुके थे। उसने अपने लिए खुद ही 1 कप कॉफ़ी बनाई। मग हाथ में लेकर वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि संजीव मेहरा के कमरे के पास से गुजरते हुए अंशिका का नाम सुनकर रुक गई। मैं इंतजार में हूँ कि अंशिका उस बंदे से मिलने जाए। वो जैसे ही घर से निकलेगी तुम्हारे आदमी उसका पीछा करेंगे और वहाँ पहुँचकर दोनों को ख़त्म कर देना है। अंशिका तो वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं रही, और वो आर्मी ऑफिसर जो मेरे पीछे कुत्ते की तरह लगा है वो भी मरेगा। किस्सा दोनों का ख़त्म। वो फ़ोन पर अपने ख़ास आदमी से कह रहे थे। और सुनो, पिछले वाले माल के ट्रक पकड़े गए थे, इस बार इंतजाम सख्त होना चाहिए। पता करो स्मगलिंग का क्या बना। पिछली बार उस बंदे की वजह से बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा था, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। और सब कामों से फ्री हो जाओ तो किसी कच्ची कली का इंतजाम करो, बड़े दिन हो गए हैं। उन्होंने कहकर कॉल काट दी। अनु के हाथों में कॉफ़ी का कप लरच गया। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसका बाप अपनी ही बेटी को मरवाने की तैयारी कर चुका था। वो स्मगलर था, हैवान था, अय्याश था, और उसे पता ही नहीं था। अंशिका किसी आर्मी ऑफिसर से मोहब्बत करती है और उससे मिलने जाती है। कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। उसे सब समझ आ गया। वो कमरे में भागी और तेजी से अंशिका का नंबर डायल कर दिया। उधर कबीर अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था और इस दौरान वो अंशिका से मिलने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अनु की मंगनी की खबरें उसे सोशल मीडिया से मिल चुकी थीं। उसने संजीव मेहरा और विक्रम राणा के आसपास अपना घेरा और कड़ा कर दिया था। 1-2 दिन में संजीव मेहरा विक्रम के साथ अपने अड्डे पर जाने वाला था, जहां पर संचित और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने वाले थे। उसने अपनी लोडेड गन चेक की, जरूरी हथियार और सामान देखा और संचित को सुबह निकलने का संदेश दे दिया। उसका इरादा कर्नल गौरव से बात करने का था। इसी इरादे से उसने उन्हें कॉल लगाया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गन एक हाथ में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने अंशिका खड़ी थी।
कबीर एकदम से चौंक गया, फिर तेजी से उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया और उसे दरवाजे से लगा दिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। अंशिका की तबीयत पहले ही खराब थी। वो मुश्किल से ड्राइव करके यहाँ तक पहुंची थी। अब कबीर के हाथ में गन देकर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। इससे पहले कि कबीर कुछ कहता वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। कबीर ने उसे थाम लिया, गन एक तरफ रखी, उसे बाजू में उठाकर कमरे में ले आया और सावधानी से बेड पर लिटा दिया। उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी। कबीर ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आई और उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्यों आई? मना किया था ना यहाँ आने से। एक बार की समझाई हुई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? वो उसे डांटते हुए बोला। अंशिका अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। ये अच्छा है, पहले गलती करो फिर रोने लग जाओ, वो धीमे शब्दों में बड़बड़ाया। अंशिका मेरी जान, अब चुप हो जाओ, कहते हुए उसने उसे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया और चुप कराने लगा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। वो रोते हुए कबीर की शर्ट मुट्ठियों में भींची रही। कबीर ने उसका कांपता हुआ हाथ हटाकर होंठों से लगा लिया। तुम समझती क्यों नहीं हो अंशिका, यहाँ आकर तुमने दुश्मन के लिए आसानी और मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। उसने उसके भीगे गालों को मोहब्बत से छुआ। वो उससे अलग हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कबीर का चेहरा खिल उठा। आर यू सीरियस? उसने उसके दोनों कंधे थामकर अविश्वास से पूछा तो उसने सिर हाँ में हिला दिया। कबीर झुककर उसके होंठों पर झुक गया और शिद्दत से उस पर अपना जुनून उड़ेलने लगा। होंठों से सुकून पाते वो उसे अपने सीने में भर चुका था। कुछ देर के बाद अंशिका से अलग हुआ, लेकिन अनु दीदी को सब पता चल गया है, उसने घबरा कर कहा। कबीर ने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे। उसे वैसे भी आज यहाँ से निकलना था। अंशिका को वापस भेजना मतलब अब खतरे में डालना था। उसका दिमाग तेजी से प्लान बनाने लगा। अंशिका को आज रात हर हाल में कर्नल गौरव के हवाले करना था ताकि वो कल अपनी जंग खुलकर लड़ सके। कि तभी अंशिका का मोबाइल बजा। अनु की कॉल थी। कबीर ने स्पीकर पर डालने का इशारा किया। हेलो अंशिका, तुम कहाँ हो? डैडी ने तुम्हें मरवाने के लिए आदमी भेज दिए हैं। मैं अभी उनके कमरे के पास से होकर आ रही हूँ। वो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि तुम्हें और उस लड़के को जान से मार दें। अंशिका, डैडी करप्ट इंसान हैं, अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें मरवा देंगे, अपना ख्याल रखना। कहते हुए कॉल कट गई। अंशिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कबीर ने उसके गाल थपथपाए। लिसन टू मी अंशिका, हम कर्नल गौरव के पास जा रहे हैं, तुम वहीं रहकर मेरा इंतजार करना, अभी और इसी वक्त निकलना है। उसने उसका हाथ थामकर खड़ा किया और तेजी से कमरे से बाहर लिविंग एरिया में आ गए। उसने रिवॉल्वर चेक की, जरूरी हथियार पैंट में लगाए और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि सीढ़ियों पर एक साथ कई कदमों की आवाज़ आई और अगले ही पल दरवाज़ा पीटा जाने लगा। अंशिका बुरी तरह से डर गई। ये लोग मुझे मार देंगे और आपको भी, वो कांपती आवाज़ में बोली। कबीर ने उसे तसल्ली दी और कमरे में भेजते हुए कहा, जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा मत खोलना, बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अंशिका ने सहमी नज़रों से उसे देखा। वो उसे कमरे में भेजकर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गया। 5 आदमी थे। आते ही इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। जिस लड़की को पकड़ने आए थे वो नज़र नहीं आई। उनकी नज़र बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया। फिर पांचों कबीर की ओर बढ़े। अंदर अंशिका कांप रही थी। कबीर ने पांचों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, मगर वो भी प्रशिक्षित खिलाड़ी लोग थे, अभी भी डटकर कबीर का मुकाबला कर रहे थे। उसने दूसरे आदमी को कमरे की ओर बढ़ते देखा तो सामने से हमला करने वाले को कलाबाजी खाकर सीने पर लात मारी, फिर दूसरे बंदे के चेहरे पर कोहनी मारी, साथ ही गन निकालकर उस आदमी को ठंडा कर दिया जो कमरे की ओर बढ़ रहा था। गोली की आवाज़ पर वो बुरी तरह से कांप उठी थी, मगर कबीर की बात उसे याद थी कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है। कबीर ने बाकियों को भी धूल चटा दी। अब वो पांचों को रस्सियों से जकड़ चुका था। अगर चाहते हो कि ऐसा हाल ना हो तो अपने मालिक को फ़ोन लगाओ और उसे अभी इसी वक्त कहो कि जो काम करने आए थे वो हो गया है। उसने मरे हुए आदमी की तरफ इशारा किया और हाथ में पकड़ी गन को घुमाकर उनके पैरों के पास फायर किया। वे डर के मारे कांप रहे थे। मैं करता हूँ फ़ोन, मगर हमें जान से मत मारना, उन पांचों का सरदार गिड़गिड़ाकर बोला। कबीर ने उसकी जेब से मोबाइल निकालकर उसका बताया हुआ नंबर लगाया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। होशियारी की तो याद रखना, मेरी नज़र तुम पर है, कबीर ने वार्निंग दी। हाँ मालिक, काम हो गया। हाँ, बस दोनों का काम तमाम हो गया। स्पीकर से आवाज़ आई। बिरजू नाम के बंदे ने कबीर की ओर देखा। अच्छा, जब तुम्हारी रकम सुबह तक अब मिल जाएगी। फ़ोन बंद हो चुका था।
कबीर ने फ़ोन पॉकेट में डाला और पांचों को गोली से ठंडा कर दिया। अब वो कमरे में आया जहां वो बुरी तरह रो रही थी। अंशिका मेरी जान। कबीर ने उसे पुकारा तो वो तेजी से उसके सीने से लग गई और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हकलाते हुए बोली। तो कबीर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, उसने नरमी से तसल्ली दी। चलो अब हमें यहाँ से निकलना है। उसने अंशिका का बाजू थामा। कमरे से बाहर का मंजर देखकर वो डर के मारे सिहर गई। बहादुर बनो मिसेज, तुम आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो। उसने बाहर निकलते हुए उसे बाजू के घेरे में ले लिया था। दरवाजा बंद करके उसने अपने कुछ आदमियों को कॉल लगाया और बताया कि फ्लैट को साफ करना है। अब उसका रुख कर्नल गौरव के घर की ओर था, जो अपने शादीशुदा बेटे और पत्नी के साथ रहते थे। अंशिका को उन्होंने पत्नी के साथ कमरे में भेज दिया और अब वो स्टडी रूम में गौरव के साथ केस डिस्कस कर रहे थे। अंशिका बहुत घबराई हुई थी। जाने से पहले वो अंशिका से मिलने आया था। कबीर ने उसे सीने से लगाया और उसे अंदर तक उतरता हुआ सुकून महसूस हुआ। फिर धीरे से अलग किया। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, टेंशन नहीं लेनी, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। जिंदा रहा तो विजेता बनकर, वरना 4 कंधों पर शहीद बनकर। वो उसके माथे को चूमता हुआ पीछे मुड़े बगैर वहां से निकलता चला गया। अंशिका को मजबूत बनना था, अपने बच्चे की खातिर, अपने कबीर की खातिर। उसने आंसू पोंछे और उसके लिए दुआ करने लगी। अगली सुबह कबीर राजस्थान के लिए निकल चुका था। संचित वहां पहले से मौजूद था। वो उनके आदमियों पर नजर रखे हुए था और कबीर के वहां पहुंचने से पहले ही इंतजाम कर चुका था। विक्रम राणा और संजीव मेहरा हथियार उठाकर चेक कर रहे थे। संचित की जेब में जो पेन था वो स्मार्ट पेन था, जिसमें वीडियो कैमरा लगा था, जो खामोशी से उनकी वीडियो बना रहा था। ये सारा सामान गाड़ियों में इस तरह रखवाया गया था कि किसी की नज़र न पड़े। पीछे की तरफ माल रखना और आगे फैक्ट्री से निकलने वाला सामान रख दो। चेक पोस्ट पर जब चेकिंग होगी तो उनका बाप भी नहीं पकड़ सकेगा, संजीव मेहरा ने अपने आदमियों से कहा। कबीर तभी वहां भारी फौज के साथ पहुंच चुका था। विक्रम के आदमी माल गाड़ियों में भरी रहे थे कि उसी वक्त फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। विक्रम और संजीव इस अचानक आई बड़ी मुश्किल पर हक्का बक्का हो उठे। ये सब क्या है विक्रम? तुमने तो कहा था कि दोनों मारे गए हैं, फिर ये यहाँ कैसे पहुँच गए? वो गजबनाक शब्दों में बोला। मुझे तो खुद मेरे बंदों ने खबर दी थी कि दोनों को मार दिया गया है। दोनों तरफ से जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें कबीर के कुछ फौजी शहीद हो गए। ये देखकर कबीर गुस्से से पागल हो गया। उसने एक एक करके चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया, जबकि विक्रम राणा और संजीव मेहरा को जिंदा सही सलामत पकड़कर एजेंसी के हवाले कर दिया गया। विक्रम और संचित ने उनके माल के अड्डे तबाह कर दिए थे और वहां से कई मासूम लड़कियों को बरामद कर लिया गया था। वे सारे हॉस्पिटल भी सील कर दिए गए जहां वो इंसानी अंगों की तस्करी का कारोबार एक अरसे से चला रहे थे। वहां के डॉक्टरों और नर्सों को भी सख्त सजा सुनाई गई थी। मीडिया और हर अखबार में अब विक्रम राणा और संजीव मेहरा की खबरें छाई हुई थीं। अनु को जब विक्रम राणा की गिरफ्तारी का पता चला तो वो दुख के आलम में टूट गई थी। इस कदर टेंशन लेने से उसका मिसकैरेज हो गया। अपने इतने बड़े नुकसान पर वो फूट फूट कर रोई थी। इस बार उसे रोने के लिए कंधा देने वाली अंशिका भी नहीं थी। पूरा घर उसे खाने को दौड़ता था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और वो पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बंद पड़ी रहती। कबीर पूरे 1 हफ्ते के बाद लौटा। मिशन कामयाब रहा था। कर्नल गौरव ने उसे कंधे से थपथपाया, शाबाशी दी और उसकी पत्नी अंशिका को बुलाया। ये रही तुम्हारी अमानत। उन्होंने अंशिका के सर पर प्यार से हाथ रखा। थैंक यू सर। कबीर ने उन्हें शुक्रगुजार नजरों से देखा। इसकी ज़रूरत नहीं, बस अब अंशिका को लेकर लंबी छुट्टी पर जाओ। ये हमारी बेटी है, इसका खूब ख्याल रखना, इसे घुमाओ फिराओ और तब लौट कर आना। कबीर मुस्कुराकर उनसे गले मिला, फिर अंशिका को उनकी फैमिली से मिलवाकर बाहर आ गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। वो उसे सीधा अपने घर लेकर आया था। ये इतना प्यारा सा घर आपका है? वो घर के पोर्च में खड़ी हैरत से पूछ रही थी। जी बिल्कुल, ये मेरा ख़ानदानी घर है। वो मुस्कुराकर उसे बाजू के घेरे में लेकर बड़े से दरवाजे से अंदर लॉन्च में आ गया। तबीयत कैसी है? कबीर ने उसके बालों को नरमी से छुआ। अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पति के प्यार की ज़रूरत है। अपने पति को कहें कि आपको वक्त दें, आपकी देखभाल करें, आपसे ढेर सारा प्यार करें, आपके लाड उठाएं। उसने कबीर के सीने से लगकर लाड से कहा। कबीर ने उसके आसपास अपनी मोहब्बत से बाहों का घेरा तंग किया।
तो बंदा हाजिर है ना मोहब्बत करने के लिए। उसने आगे झुकते हुए उसके नरम से लबों को अपने लबों की कैद में ले लिया और उसके लबों की नरमी चुरा ली। प्यार करने के लिए उसने अंशिका के गुलाबी गालों को महसूस किया। आपके लाड उठाने के लिए वो उसे बाजू में उठाए ऊपर कमरे में ले आया। फिर उसे झुककर बेड पर लिटाया और खुद भी बेड पर बैठता कमरे की लाइट ऑफ कर गया। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो बड़े ही नरम हाथों से अंशिका को भी हर चीज़ से आज़ाद कर गया था। आज कितने दिनों के बाद वो इस सुकून को फिर से महसूस कर रहा था जो शादी के बाद सिर्फ एक बार महसूस किया था। वो छुअन, वो नरम सा स्पर्श, वो नरम वजूद कि उसे ऐसी लत लगी थी कि अब उसका मन कहीं और जाने का करता ही नहीं था। वो धीरे धीरे उसके नरम वजूद को महसूस करता किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। अंशिका की सिसकी निकली तो वो तड़प उठा था। आर यू ओके? और हमारा बच्चा? अंशिका हंस पड़ी। बुद्धू इन सिसकियों का मतलब भी नहीं समझते। जबकि कबीर भी हंसते हुए उसके नाजुक से बेली बटन पर होंठ रखता हुआ उसकी नाजुकी में धीरे धीरे उतरने लगा था। बहुत सारे दिन अब इसी तरह अंशिका की बाहों में गुजरने वाले थे, एक सुकून के साथ। अब उसे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो अपने मकसद में अब कामयाब हो चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।